आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में एंटी टैक्स और फास्टैग को लेकर हंगामा। हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी पर सवाल। कोरियर के जरिए बाहरी राज्यों में भेजे जा रहे फलदार पौधे। किशोरियों को लगाई जाएगी HPV वैक्सीन। वर्तमान मुख्य सचिव ने पूर्व मुख्य सचिवों पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल में एंटी टैक्स पर बड़ा फैसला। जयराम ठाकुर ने सरकार और मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में एंटी टैक्स और फास्टैग व्यवस्था को लेकर बढ़ते विवाद की गूंज आज विधानसभा परिसर में भी सुनाई दी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा सत्र के दौरान यह मामला गर्मा गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एंटी टैक्स की मौजूदा व्यवस्था से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि खासकर पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को बार बार टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी इस मुद्दे को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जो जनता की नाराजगी को दर्शाता है। सरकार की ओर से एंटी टैक्स की वसूली को फास्टैग सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य टोल बैरियरों पर लगने वाले समय को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती जा रही है। कई वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें बार बार भुगतान करना पड़ रहा है। विपक्ष ने सरकार से इस व्यवस्था को स्पष्ट करने और आम जनता को राहत देने की मांग की है। टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, एंटी टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल का सेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एंटी टैक्स वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, बढ़ा हुआ एंटी टैक्स वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, एंटी टैक्स वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए वापस लो, वापिस लो, वापिस लो, डीजल और पेट्रोल के ऊपर बढ़े हुए रेट वापस लो, वापिस लो, वापिस लो। एंटी टैक्स है। हाय, 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 हाय। एंटी टैक्स के विषय को लेकर पहले भी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हम अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी कंफ्यूजन में है, वो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा कि जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, तो स्थिति ऐसी होती है। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये है, एक तो एंटी टैक्स के कारण प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ा गुस्सा बहुत सारे वर्गों में है। जो एडजॉइनिंग बॉर्डर के जो हमारे इलाके हैं, जिसमें उल्लासपुर है, यहाँ के लोगों को तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आना जाना, रिश्तेदारों के मिलने भी जाना, तो भी एंटी टैक्स के उस दौर में से गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल कहा विधानसभा के अंदर कि हमने कोई नया उस पर नहीं किया है। आपने 40 रुपए से 170 रुपए तक सीधा बढ़ा दिया। जहां छोटी गाड़ियों का जो एंटी टैक्स पहले 40 रुपए होता था, वो सीधा बढ़ा करके 170 रुपए हो गया। बड़ी गाड़ियों का तो बहुत बड़ा उसमें इंक्रीज है, हजार रुपए तक जो है वो एंटी टैक्स आपने लगा दिया। एक पार्ट तो यह है कि जिसके कारण हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़े परेशानी की एक स्थिति आई है, लेकिन इससे बड़ा कारण और ये बन गया कि हिमाचल के लोग पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं। अब पंजाब और हरियाणा वालों ने इसका संज्ञान लेकर के अगर हिमाचल वालों ने अपनी यहाँ की गाड़ियों, उनकी गाड़ियों पर एंटी टैक्स बढ़ा दिया है, तो हम भी हिमाचल की गाड़ियों पर एंटी टैक्स जो है लगाएंगे और बढ़ा करके लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। यहां तक भी समझ में आती है बात। चलो, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अब वहां लोग सड़कों पर निकल गए।
उन्होंने धमकी दी है कि आज रात यानी कि 31 तारीख के बाद हिमाचल की गाड़ियों को पंजाब में हरियाणा में आने से रोकेंगे। यहाँ तक कि बाकी जनरल गाड़ियों की तो बात छोड़िए, सामान्य गाड़ी की तो बात छोड़िए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी भी आते हैं हम उनके काफिले को भी रोकेंगे, उनका भी घेराव करेंगे। तो ऐसे में एक कानून व्यवस्था की एक स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण हम सबके लिए चिंता का विषय है। हिमाचल के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और प्रदेश सरकार को इन सारी चीजों को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चिंता का विषय ही उनके लिए नहीं बन पा रहा है। हम पिछले कल भी विधानसभा के अंदर कहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया और आज भी हम फिर से इस बात को लेकर के कहीं किसी हिमाचल के किसी परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव ना हो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट में एंटर करने पर। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को तुरंत जो है इस पर बात करनी चाहिए। बात करने के साथ साथ में जो एंटी टैक्स में जो बेतहाशा इंक्रीज की है, एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज की है, उसको वापस लेना चाहिए। दूसरा, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की एक स्थिति बनी है उसके कारण डीजल और पेट्रोल की कीमत पर कमी की है। 10 रुपए की जो है वो कमी की है एक्साइज ड्यूटी के रूप में। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार विधानसभा के अंदर फिर वही बिल ला करके प्रयत्न कर रही है कि उस बिल को पारित जो किया गया है यहाँ से, जिसमें प्रस्ताव किया है विडो और ऑर्फन के नाम पर हम सेस लगाएंगे और 5 रुपए प्रति लीटर तक वो उसमें जो है परमिसिबल लिमिट रखी है। ये मुझे लगता है कि इसको भी विचार करना चाहिए, रोकना चाहिए। पूरे देश भर में जब 10% जो है वो कम किया गया है और हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल पे जो सेस लगाने की तैयारी चल रही है। तो इन दोनों विषयों को लेकर के आज इसलिए हमने सोचा कि विधानसभा के अंदर जाने से पहले अपनी बात कहें मीडिया के समक्ष, ताकि मुख्यमंत्री जी को असर तो बहुत ज़्यादा होता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेवारी है हमारी और जनहित का मुद्दा है, प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और गरीब आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसलिए हमने विधानसभा के बाहर अपना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात कही। हिमाचल प्रदेश का बागवानी हब माने जाने वाला कुल्लू अब एक नई पहल के चलते सुर्खियों में है। यहाँ तैयार होने वाले सेब, जापानी फल, पलम, अनार सहित विभिन्न फलदार पौधे अब जीप या टैक्सी के जरिए नहीं बल्कि कुरियर सेवा के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में भेजे जा रहे हैं। बदलते मौसम के साथ बागवानों ने भी तकनीक और सुविधाओं को अपनाते हुए पौधों की सप्लाई का तरीका आधुनिक बना लिया है। जिले की नर्सरियों में तैयार पौधों की मांग अब केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रही है। इस वर्ष अब तक करीब 50,000 से अधिक पौधे कुरियर के माध्यम से जम्मू और कश्मीर, असम, कोलकाता और हैदराबाद सहित कई स्थानों पर भेजे जा चुके हैं। अलग अलग क्षेत्रों के जलवायु और मांग के अनुसार पौधों की खेप तैयार कर पैकिंग की जा रही है। बागवानी विशेषज्ञों का मानना है कि कुल्लू की जलवायु और यहाँ की नर्सरियों की गुणवत्ता के कारण यहाँ के पौधों की विश्वसनीयता बनी हुई है। यही कारण है कि देश के दूर दराज राज्यों से भी लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। पहले पौधों को बाहरी राज्यों में भेजने के लिए टैक्सी या जीप में लोड कर चंडीगढ़ या अन्य बड़े शहरों तक पहुंचाया जाता था। कुल्लू से चंडीगढ़ तक टैक्सी का किराया 5,000 से 7,000 रुपए तक आता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जापानी फल और अन्य पौधों की सप्लाई में परिवहन खर्च काफी अधिक पड़ता था। अब हाईटेक सोच रखने वाले बागवानों ने कुरियर सेवा को अपनाया है। कुल्लू जिले में वर्तमान में 4 प्रमुख कुरियर एजेंसियां कार्यरत है, जिन्हें लगातार पौधों के शिपमेंट के ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे न केवल परिवहन खर्च में कमी आई है बल्कि समय की भी बचत हो रही है। कुरियर के माध्यम से पौधों को 10 किलो और 15 किलो की विशेष पैकिंग में भेजा जा रहा है। 15 किलो की एक पैकिंग में लगभग 30 बड़े पौधे आराम से समा जाते हैं। ऐसी एक खेप को चंडीगढ़ तक भेजने का खर्च मात्र करीब 1,000 रुपए आता है, जो पारंपरिक तरीके की तुलना में काफी सस्ता है। छोटी पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे ऑर्डर के अनुसार पौधों को सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता है। चंडीगढ़ जैसे ट्रांजिट पॉइंट से फिर इन पौधों को संबंधित राज्यों के लिए आगे भेजा जाता है। कुल्लू जिले की नर्सरियों में हर साल लाखों की संख्या में सेब, पलम, जापानी फल और अनार के पौधे तैयार किए जाते हैं। इनकी सप्लाई हिमाचल के अन्य जिलों के साथ साथ बाहरी राज्यों में भी होती है।
नर्सरी व्यवसाय से हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। फल एवं सब्जी उत्पादक संगठन के महासचिव सुनील राणा के अनुसार कुल्लू में तैयार पौधों की मांग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आधुनिक पैकिंग और कुरियर सेवा के कारण बागवानों को बेहतर बाजार मिल रहा है और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। कुरियर के माध्यम से पौधे भेजने की व्यवस्था ने बागवानों को एक नया व्यावसायिक मॉडल दिया है। अब वे कम लागत में दूर दराज के बाजारों तक पहुंच बना पा रहे हैं। इससे न केवल कारोबार का दायरा बढ़ा है, बल्कि जोखिम भी कम हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह तकनीक और आधुनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग जारी रहा तो आने वाले वर्षों में कुल्लू की नर्सरियां राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी पहचान बना सकती है। बदलते दौर में यह पहल बागवानी क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जिले में किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। इस संबंध में वैक्सीनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस अभियान की जानकारी देते हुए डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO चंबा ने बताया कि यह टीकाकरण कार्यक्रम किशोरियों को गंभीर बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। CMO ने बताया कि HPV वैक्सीन विशेष रूप से किशोरियों को संक्रमण से बचाने और भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में सहायक है। जालम सिंह भारद्वाज ने कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें जाकर किशोरियों को यह वैक्सीन लगाएगी। CMO ने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और किशोरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है और भविष्य में भी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान के तहत जिले में बड़ी संख्या में किशोरियों को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने उम्मीद जताई है कि स्कूलों और समुदाय के सहयोग से यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा और किशोरियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सबसे पहले तो नमस्कार। जैसा कि किशोरियों में जो सर्वाइकल कैंसर जिस तरह का आजकल बढ़ रहा है और जिस तरह के आंकड़े जो है वो आ रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने रूटीन वैक्सीनेशन में भी HPV वैक्सीनेशन का जो है वो इंक्लूड कर लिया है और उसी दिशा में इसका जो हमारी स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका लॉन्च भी कर दिया गया है और इसके लिए तैयारियां हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने जो सेंसिटाइजेशन था हमारा हेल्थ वर्कर्स का प्लस जो हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं या सिस्टर डिपार्टमेंट हैं दूसरे, उनकी भी सेंसिटाइजेशन हो चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो HODs हैं उनके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट है। अब जो है हमें एक स्टेट की तरफ से डेट्स जो थी वो मिलनी थी और वो डेट्स भी डे बिफोर यस्टरडे हमारी वर्चुअल माध्यम से एक मीटिंग हुई है। हमारे MD साहब ने जो हमें डायरेक्शन दी हैं उनके अकॉर्डिंगली जो डेट्स मिली हैं वो है 29 मार्च को है। जो फर्स्ट राउंड जो होगा 29 मार्च को होगा। सेकंड जो डे रखा हुआ है वो 5 अप्रैल को रखा हुआ है और थर्ड जो डे है वो 12 अप्रैल को रखा हुआ है। इन केस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो टारगेट है वो 5500 के करीब बन रहा है। जो टारगेट है हमारा 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो कि जैसे सपोज 5-19 वैसे हम 2011 सेंसस लेते हैं तो 5-11 के करीब हमारी पॉपुलेशन है। पर अभी का लेटेस्ट जो हमारा सर्वे रिपोर्ट थी तो उसमें 5.5 या 599 के करीब हमारी पॉपुलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इतना टारगेट है 5500 के करीब। और ये सारी जो किशोरियाँ हैं इनकी जो 14 से 15 साल के बीच में जो लड़कियां हैं जिसने 14 जो है अपना बर्थडे कंप्लीट कर लिया है, सेलिब्रेट कर लिया है और 15 तक भी सेलिब्रेट नहीं किया है, तो उस दौरान जो ये एक साल के पीरियड में जो किशोरियां होंगी उनकी सबकी ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से तमाम चंबा निवासियों से ये अपील करूंगा, अनुरोध रहेगा मेरा कि जो ये डेट्स हमें दी हैं 29 मार्च, 5 अप्रैल और 12 अप्रैल को,
एज पर देयर लाइन लिस्ट, वो हमने डायरेक्शंस दे दी ये कंसर्न बीएमओज को कि अपने अपने एरिया की लाइन लिस्ट जो है वो तैयार करके वो हमारे से शेयर करेंगे और अकॉर्डिंगली वैक्सीन जो है हम वहाँ पे उतनी वैक्सीन जो वहाँ पे दे देंगे। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वाइकल कैंसर जो है एक इतना गंभीर कैंसर है लड़कियों में कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये मोस्ट कॉमन कैंसर आता है और इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन जो है ये बहुत मतलब कारगर साबित हुई है। इस पे काफी रिसर्च हुआ है और ये 2006 से ये वैक्सीन जो थी लोगों द्वारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ली जा रही थी, जो कि एक बड़ी कॉस्टली वैक्सीन है। ये 10,000 के करीब इसकी एक डोज की कॉस्ट पड़ती है। तो फिर सरकार ने इसको इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी जो एफिकेसी है उसको देखते हुए 100% ये इफेक्टिव है और जो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है उसके बचाव में इसका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत इफेक्टिव है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन उसमें इंक्लूड कर लिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये इन किशोरियों को जो है वैक्सीन दी जाएगी। इनिशियल फेज में अभी जो हमारा फर्स्ट फेज है इसमें 14 से 15 साल के बीच में जो लड़कियां हैं उनको कवर किया जाएगा और वो 3 महीने में हमने जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है और उसके बाद जो बाकी लेफ्ट आउट है वो सारी कवर होंगी। तो मैं एक बार फिर मैं ये अपील करूंगा कि इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, अभिभावकों का भी और किशोरियों का भी इसमें सहयोग चाहिए। आप भ्रांतियों में न जाएं, क्योंकि हमें कुछ सुनने में मिला है कि काफी लोग, जैसे कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ था और उसके आफ्टर इफेक्ट बाद में देखे कि भी उनको ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और जमीन खरीद को लेकर नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर बड़ा टकराव सामने आया है। चेस्टर हिल्स जमीन प्रकरण में घिरे मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह बेबुनियाद और साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि छोटा शिमला थाने में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्व एडवोकेट जनरल विनय शर्मा पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह पूरा मामला सुनियोजित तरीके से खड़ा किया गया है। संजय गुप्ता ने कहा कि उनके खिलाफ पूर्व मुख्य सचिव RD धीमान और प्रबोध सक्सेना ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। मुख्य सचिव ने जमीन खरीद को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने यह जमीन जुलाई 2025 में खरीदी थी और इसके लिए उन्होंने विधिवत सरकारी अनुमति ली थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन का कलेक्टर रेट लगभग 1.10 करोड़ रुपए था, जबकि उन्होंने इसे 1.35 करोड़ रुपए में खरीदा, जो नियमों के अनुरूप है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय यह जमीन खरीदी गई उस समय वह मुख्य सचिव के पद पर नहीं थे और उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था। ऐसे में उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार है। संजय गुप्ता ने कहा कि यह पूरा विवाद उन्हें निशाना बनाने और उनकी छवि को खराब करने के उद्देश्य से खड़ा किया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही में हलचल मचा दी है और मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इसमें एक सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, एक कोई विनय शर्मा एडवोकेट है, उसने एक पुलिस थाना छोटा शिमला में कोई कंप्लेंट फाइल की है, उसकी कॉपी मैंने आप लोगों को भेजी है। उसमें उसने जो एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने एक 3 एकड़ लैंड जो है वो किसी से ब्राइब के तौर पे ली है, यही मोटे तौर पे उसका एलिगेशन है। तो जब इसके विषय में मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक 3 एकड़ लैंड जो मैंने ली है, ये लैंड की परमिशन उसने कहा है कि सरकार से नहीं ली गई। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी परमिशन सरकार से जुलाई 2025 में ली गई है, जबकि मैं मुख्य सचिव भी नहीं था और पिछले मुख्य सचिव ने दी है। ठीक है, तो और मैं 1 अक्टूबर को मुख्य सचिव बना हूँ और ये जो कोई भी फाइल जो मेरे सामने आई है मुख्य सचिव बनने के बाद आई है, तो इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि जमीन तो बहुत पहले खरीद ली गई थी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसलिए इसको ये कह नहीं सकते कि ये जो जमीन जो खरीदी है ये किसी का चेस्टर हिल वाले का काम करने के एवज में ली गई है, क्योंकि ये तो बहुत पहले खरीद ली गई, नंबर 1। नंबर 2, ये जो
कह रहे हैं कि बहुत सस्ती ले ली गई है। तो सस्ती के बारे में ये कहना है कि ये कलेक्टर रेट वहाँ पे जो है मैंने आपको भेज दिया है। कलेक्टर रेट वहाँ का 1,10,00,000 है और मैंने 1,38,00,000 की खरीदी है ये। तो इसलिए कलेक्टर रेट से ऊपर है, इसलिए इसमें कोई भी किसी भी नियम कानून की वायलेशन नहीं है। ठीक है। और जहां तक इन्होंने मेरे पे एलिगेशन, इसका सोर्स ऑफ फंड पूछ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ फंड में बता दूं 75 लाख रुपए मैंने अपने जीपीएफ से जून 2025 में ड्रॉ किया है। उसी कॉपी भी मैंने आपको भेज दी है। उसमें मैंने 75 लाख रुपए ड्रॉ किया है, उससे मैंने ये परचेज किया। नंबर, इन्होंने एक सेक्शन 13(1)(d) के लगाया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कंप्लेंट में, जो कि आज की डेट में 13(1)(d) एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टैट्यूट से ये डिलीट हो चुका है। तो एक वकील इस तरह की एलिगेशन लगा रहा है तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि ये किसी के द्वारा प्रेरित है और अपनी एक फॉल्स वाहवाही कराने के लिए कि चलो वकील का नाम हो जाता है तो उसको केस ज्यादा मिलने लग जाते हैं, तो इसलिए कर रहा है। और ये जो कुछ भी है ये क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए इसमें कोई एलिगेशन लगता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे क्यों कर रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था तो मैंने वहां पे 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने मेरा काम देखते हुए मुझे फिर यहाँ पे मुख्य सचिव लगाया। तो इनको काफी लोगों को हमारे अधिकारियों को बहुत तकलीफ है कि उस टाइम प्रॉफिट कैसे हो गया, जबकि 3700 करोड़ का प्रॉफिट घाटा चल रहा था सालों साल से। तो हमने डिसिप्लिन की वजह से करा। तो वहां पर मैंने 2 कंप्लेंट करके 2 FIR कराई थी, जिसमें हमारे पूर्व CMD RD धीमान का भी था इशू और एक ग्रोवर है जो कि वो भी बकवास कर रहा है इस सब इशू के ऊपर। ठीक है ना। तो दोनों की दो FIR ऑलरेडी विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज है। ठीक है। और वो मैटर अब ED ने भी टेक ओवर कर लिया है। ठीक है। एक गिलवर्ट इस्पात का है जिसमें 10-12 करोड़ का लॉस है और एक 130 करोड़ की लाइन रेगुलेटर के ऑर्डर के वायलेशन में बनाई गई, कुनिहार नालागढ़ लाइन, उसका इशू है। तो वो दोनों इश्यूज को सरकार विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज हो गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहां तक मेरी सूचना है उसमें RD धीमान के खिलाफ आके एक एक्शन ने बयान दे दिया है कि मेरे से जबरदस्ती कराने का प्रयास किया गया, गलत काम मैंने नहीं किया तो मुझे परेशान किया, फिर मेरे SC से जबरदस्ती और डायरेक्टर से जबरदस्ती RD धीमान ने काम कराया। तो ये कोर्ट में बयान हो चुका है। तो ये सब जो कैंप है ये मुझे डाउन करने के लिए ये सारे अधिकारी जो हैं एक वकील को कर रहे हैं, और वो वकील जो है बाकी चाहे वो BJP हो चाहे CPM हो, उनको अधूरे तथ्य दे के कंफ्यूज कर रहा है। अगर इनको भी तथ्य पार्टी को पता हो तो वो भी इस तरह का इशू नहीं उठाएंगे। दूसरा इशू यह है कि अभी पीछे मुख्यमंत्री महोदय ने BJP के शक्ति जी के प्रश्न पे बोला था कि जहां कहीं भी डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं उनको ना तो एक्सटेंशन दी जाएगी और ना ही जिनकी दे दी गई है उनकी कैंसिल की जाएगी। उसमें हमने पत्र विजिलेंस यहाँ पर्सनल डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री के आश्वासन पे इशू कर दिया है। और हम इसी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये क्योंकि दीवान और ये प्रबोध सक्सेना कहीं विजिलेंस CBI और ED में फंसे हुए हैं, तो ये सब प्रपंच रच रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए कि कहीं इनको एक्सटेंशन ना मिल जाए या इनको कहीं और फ्रेश अपॉइंटमेंट ना मिल जाए। इसलिए ये एक दुर्भावना की से प्रेरित होकर चारों तरफ ये कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। ये मेरा क्लियर वो है। और मैंने जो है उसके ऊपर, और इनको मैं बता दूं कि प्रबोध सक्सेना की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, इसकी ऑर्डर हमने विजिलेंस ब्यूरो पर्सनल डिपार्टमेंट ने पावर डिपार्टमेंट को पहले भी दे रखा है कि ये इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ये दे रखा है। और आज मैंने राकेश कंवर जी को बोला है कि इस इशू को मुख्यमंत्री के सामने पेश करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का खुद का आश्वासन है कि ऐसे लोगों को किसी भी पोस्ट पर रिटायरमेंट के बाद नहीं लगाया जाएगा और जिनकी हो गई उनकी कैंसिल की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं और रोबोटिक सर्जरी को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। भाजपा विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से कई तीखे सवाल किए। सदन में बोलते हुए विपिन परमार ने कहा कि राज्य सरकार हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाओं और रोबोटिक सर्जरी मशीनों को स्थापित करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इनका वास्तविक लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल दिखावटी योजनाएं बनकर रह गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी मशीनें करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही है, जबकि इसी तरह की मशीनें अन्य स्थानों पर 5 से 9 करोड़ रुपए में उपलब्ध है। इस पर उन्होंने पारदर्शिता की कमी और संभावित अनियमितताओं की आशंका जताई। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों द्वारा इस मामले को हाईकोर्ट में उठाया जाना टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। परमार ने आगे कहा कि जिन मशीनों को लगाया जा रहा है वे आम लोगों की पहुंच से बाहर है, ना तो उनकी सेवाएं सुलभ है और ना ही उनकी मेंटेनेंस लागत व्यवहारिक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन अत्याधुनिक मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर, तकनीकी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है, जिससे इनका उपयोग सीमित रह जाएगा। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे की वास्तविक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई अस्पतालों में अभी तक बुनियादी सुविधाएं जैसे ऑपरेशन थिएटर, लैब टेक्नीशियन और आवश्यक स्टाफ तक उपलब्ध नहीं है। कई जगह सिटी स्कैन मशीनें तो स्थापित कर दी गई है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए रेडियोग्राफर तक नहीं है, जिससे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, आज रोबोटिक मशीन से जो सर्जरीज होती हैं उनके ऊपर आज विधानसभा में प्रश्न लगा था और इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो हम छुपे हुए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, वो जानकारियां माननीय सदन के द्वारा हमें नहीं मिली। तो मैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक, समाज तक और जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। पिछले कुछ एक महीनों से या सालों से मैं ये कह सकता हूं कि सरकार हाई एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और हिमाचल प्रदेश में रोबोट ऐसा करके मशीन्स लगभग 5 स्थानों पर लगाए जाएंगे। सर्वप्रथम टांडा, चमियाना, नेरचौक, हमीरपुर और अन्य मेडिकल कॉलेजेस में ये स्थापित किए जाएंगे। परंतु इसके बारे में बहुत से प्रश्न हैं, यानी ऐसा लगभग 2 स्थानों पर टेंडर, 2 मेडिकल कॉलेज पर टेंडर और 5 स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। और कौन सी कंपनी? मुझे यह भी बताया गया है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से दा विंची अमेरिकन कंपनी को यह टेंडर दिया गया है, जिसकी कुल कॉस्ट जो है लगभग 28 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश, यहां पर हाई एंड मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु जो प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, जहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से, चाहे वो यूरोलॉजी की सर्जरी हो, चाहे गायनी की सर्जरी हो, चाहे अन्य सर्जरीज हो, वो 20 और 25 हजार में उपचार करवाने के बाद बीमार व्यक्ति ठीक होकर के घर चला जाता है। जबकि जो मुझे सूचना मिली है वो मैं कहना चाहता हूं कि टांडा और चमियाना में जो ये रोबोट्स के माध्यम से सर्जरीज हो रही है, चाहे वो यूरोलॉजी की सर्जरी है, गायनी की सर्जरी है या अन्य सर्जरीज है, वहां पर लगभग अनुमानित 1.5 लाख रुपया हर सर्जरी के ऊपर खर्च हो रहा है। 1.5 लाख रुपया। और सरकार से हमने ये भी जानना चाहा कि क्या इसमें हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड कवर होता है। कहा गया कि इसमें कवर नहीं होता है। और हमने ये भी जानना चाहा कि हिमाचल प्रदेश में जो बीपीएल परिवारों से गरीब व्यक्ति हैं, क्या इसमें कवर होते हैं। तो जानकारी मिली वो भी इसमें कवर नहीं होते हैं। तो ये जो रोबोट के माध्यम से सर्जरीज होंगी, क्या ये उन संपन्न परिवार या लोगों को सर्जरी दी जाएगी जो अपना उपचार हिमाचल प्रदेश से बाहर भी करवाते हैं। तो इस रोबोट का हिमाचल प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को कहां पर लाभ हो रहा है। इसलिए इन तमाम तथ्यों को सरकार, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री
छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दा विंची मशीन रोबोट जो लगभग 2 स्थानों पर लगाए गए हैं, 2 पर और लगेंगे और उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज में और स्थापित किया जाएगा जिसकी कीमत 28 करोड़ है। और इंडियन मेड जो मंत्रा है, हाई टेक्नोलॉजी एंड वाली इंडियन मेड, जो हिंदुस्तान के लगभग 100 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस या संस्थानों में लगाए गए हैं, अब्रॉड भी लगाए गए हैं, उसके बारे में सरकार ने, जिसका यह जिक्र किया गया कि कुछ कंपनियां हाई कोर्ट में गई और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि यह सरकार का एकाधिकार है कि वो किस कंपनी को पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये टेंडर अवार्ड करे, तो इसमें भी भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। जो मंत्रा मशीन 5 से 9 करोड़ रुपए के बीच में लगती है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाई गई, और जो 28 करोड़ में मशीन लगती है जो एक्सेसिबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, जिसको मैं कह सकता हूं कि जिसकी ऑपरेशन कॉस्ट अत्यधिक है, मेंटेनेंस कॉस्ट अत्यधिक है और सर्जरी जो है वो महंगी है, उसको हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं या इलाज के लिए स्थापित नहीं की गई। इसके लिए मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपया करके हिमाचल प्रदेश में आप टेक्नोलॉजी लाइए, परंतु जिस हिमाचल प्रदेश में, जिस सरकार के पास आज की तारीख में ये आंकड़ा नहीं है कि 6 मेडिकल कॉलेजेस एम्स बिलासपुर से कितने डॉक्टर तैयार होकर के आज पढ़ाई करके घर में हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान जिसका बजट कम हो गया है वो हाई एंड टेक्नोलॉजी की पेट स्कैन की बात कर रहे हैं, वो अन्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये सरकार से तमाम जानकारियां लेना चाहता हूं। पत्रकार मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो पेट स्कैन या ये रोबोट मशीन है, यहां पर ना तो ट्रेंड डॉक्टर्स है, ना यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है, ना यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ नर्सिस है। हिमाचल प्रदेश की तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, हिमाचल प्रदेश में बहुत से आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर्स हैं, पर वहां पर ऑपरेशन थिएटर हैं या कई जगह नहीं है, वहां पर सर्जन हैं पर वहां पर लैब टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट नहीं है। सिटी स्कैन लगा दी गई, वहां पर रेडियोग्राफर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो हम हिमाचल प्रदेश को आदर्श स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में आगे ले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट एंट्री टैक्स को लेकर चल रहे विरोध के बीच में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में नई दरों और रियायतों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले 5 सीटर गाड़ियों पर 70 रुपए और 6 से 12 सीटर गाड़ियों पर 110 रुपए एंट्री टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब दोनों श्रेणियों की गाड़ियों के लिए समान रूप से 130 रुपए टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने मासिक रियायती पास की सुविधा जारी करने का भी फैसला लिया है। 5 सीटर गाड़ियों के लिए मासिक पास 70 रुपए और 6 से 12 सीटर गाड़ियों के लिए 110 रुपए ही रहेगा। पास जारी करने की प्रक्रिया को लेकर जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी अहम घोषणा की है। टोल बैरियर से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए मासिक रियायती पास बनाए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा से संबंधित एसडीएम जबकि हिमाचल में तहसीलदार को पास जारी करने के अधिकार दिए जाएंगे। सदन में चर्चा के दौरान
भाजपा नेता सतपाल सत्ती ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों पर पहले आरोप लगते रहे हैं उन्हें अब महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एंटी टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ठेकेदार इसमें फायदा उठा रहे हैं और हर साल नाम बदलकर नई कंपनियां बनाकर सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बीच एंटी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में भी विरोध तेज हो गया है। पंजाब और हरियाणा से सटे क्षेत्रों में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बद्दी बरोटी वाला क्षेत्र में मंडावाला और बरोटी वाला सड़क पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। कई बार बोल दिया कि एंटी टैक्स में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और हमने उसको रैशनलाइजेशन किया। एंटी टैक्स भारतीय जनता पार्टी के समय में भी लगता है, पिछली सरकारों में भी लगता है। अब सिर्फ बढ़ोतरी के मामले में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो बढ़ोतरी का मामला उसमें मैंने कह दिया है कि कुछ ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है और उसकी अभी हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। जहाँ बढ़ोतरी का थोड़ा बहुत मामला घटाने की होगी उसको हम रैशनलाइज करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मीडिया नहीं, निश्चित रूप से जब उनको उतना ज़्यादा लगेगा ही नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से भी बात करूँगा कि जो कहा जा रहा है वो गलत है। कुछ बड़े ट्रकों पर जो लगा है उसको हम रैशनलाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी पंजाब के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजा मणिंग जी से और प्रताप सिंह बाजवा जी से भी इस मामले में बात हुई है, तो हम उसको रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो मुद्दा नहीं आया, हमने अब जो जानकारी है उसको मैं जानकारी दूंगा तो उसी की बात करूँगा। और कि पहले तो ये सस्टेन कर जाए, जो चीज़ आती है उसको सस्टेन करना जरूरी होता है। पहले तो सारे ट्रेंड हो जाए, डॉक्टर हमारे ट्रेंड हो गए, नर्सेज ट्रेंड हो गई है और वैसे भी अगर दूसरी सर्जरी होती है उसमें भी 30,000 रुपये ही खर्चा आता है, लेकिन लगता नहीं है। यहाँ स्पेशल वार्ड वाले को हमने पैसे लिए और जो गरीब आदमी है उससे सिर्फ 30,000 रुपया हम रोबोटिक सर्जरी का ले रहे हैं और 70,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं और जिसने स्पेशल वार्ड लिया उसको भी हम 50,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। सर, कोई समय का टारगेट रखा है जिस तरह से आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोज़ नई चीज़ें आती है और उसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी सालों से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जो रूटीन की व्यवस्था थी, हम उसमें चेंज कर रहे हैं। डॉक्टरों से सलाह मशवरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो मेडिकल कॉलेज चारों थे वो नाम के मेडिकल कॉलेज थे, वहाँ ना पीजी की क्लासेस थी ना एसआरशिप की क्लासेस थी, तो उसको बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे डॉक्टरों के सहयोग से, टेक्नोलॉजी के सहयोग से पेशेंट को, आम आदमी को अच्छा इलाज देने की दिशा। हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव से जुड़े विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से पूरे प्रदेश में इस मुद्दे की चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर भी यही विषय सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्यमंत्री से सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ रहे बल्कि गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने 2 बार विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान धारा 118 के उल्लंघन और कथित बेनामी डील के आरोप भी सामने आए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि एसडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा जांच के बाद निर्णय दिया जा चुका है और मामला प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी से जुड़ा है। ऐसे में सरकार को सदन में पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह कहना कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अजीब है कि प्रदेश के मुखिया को अपने सबसे बड़े अधिकारी के मामले के बारे में जानकारी ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और सदन में भी जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर मुख्यमंत्री खामोश क्यों है और इस चुप्पी के पीछे क्या कारण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम बहुत पहले से एक बार में अनेकों बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो अधिकारी लगाए गए हैं उनके कामकाज पर एक जगह नहीं कई जगह प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे और लेकिन उसके बावजूद भी
पूरा का पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साथ में जो प्रमुख दायित्व पर जो वरिष्ठ अधिकारी लगाए गए हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो कभी किसी दायित्व पर, महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे नहीं। इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी पर प्रश्न खड़े होते रहे। अब आज वर्तमान जो चीफ सेक्रेटरी है एडिशनल चार्ज के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह यह है कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप के साथ साथ में एक वकील ने कंप्लेंट पुलिस थाने में वहां पर दी है और उस सारी चीज को रिवर्टल करने के लिए और कुछ राजनीतिक दलों के, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ की है, उनके कामकाज को लेकर के, और उसके साथ साथ में उनको इस पद से हटाने के लिए जो आरोप लगे हैं खासतौर से। आज सदन के अंदर हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी सतपाल सिंह सत्ती जी ने भी ये प्रश्न खड़ा किया कि चारों तरफ शोर पड़ा है, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि मामला है क्या, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो साधारण किसी छोटे अधिकारी पर नहीं, सबसे बड़े अधिकारी के ऊपर लगे और आरोप अपने आप में गंभीर है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है? इसमें कहा गया है कि 118 का भी वॉयलेशन हुआ है, बेनामी ट्रांजैक्शन है, लैंड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है और एसडीएम ने वो इंक्वायरी इनिशिएट की थी, उसमें रिपोर्ट उनके खिलाफ थी, उसके बावजूद भी ये सौदा हुआ जमीन का और किसी हाईएस्ट लेवल पर उस फाइल को क्लियर किया गया। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब सदन के अंदर पूछने की कोशिश हुई मुख्यमंत्री जी को, उनने जवाब देना उचित नहीं समझा और अभी तक भी चीज को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा उसमें सिर्फ इतना कहना है कि सरकार में पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह तो पहले से है, लेकिन अब तो समाप्त हुई है पारदर्शिता वहां पर। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान महत्वपूर्ण दायित्व पर वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर, ये हर रोज लग रहे। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी को सारा काम छोड़ करके जो वर्तमान में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जो गंभीर आरोप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी के नाते काम कर रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में सदन के अंदर देना चाहिए ताकि पूरा प्रदेश जान सके कि मामला क्या है, छुपाने की क्या बात है। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी अपना पक्ष रखने के लिए अधिकृत हैं, शायद उन्हें मुख्यमंत्री से इजाजत ली होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के करीब कोई अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं। हमारे करीब कोई अधिकारी नहीं, अधिकारी सिर्फ अधिकारी होता है और वो अधिकारी आज भी वर्तमान सरकार में बड़े महत्वपूर्ण दायित्वों पर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे नजदीक हैं या उनके नजदीक हैं, हम इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन पहली बात तो यह है कि मुख्य सचिव को उनको अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। ये आरोप लगाने की कड़ी में और चीजों को इधर से इधर करने के बजाय जो है अपना विषय स्पष्ट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा इतना ही आग्रह है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आपके सबसे वरिष्ठतम अधिकारी के ऊपर आरोप लगे हैं और आप तथ्यों से वाकिफ नहीं हैं। आप तथ्यों से वाकिफ हैं, आपको जानकारी है, आप बताना नहीं चाह रहे, आप उन बातों को छुपाना चाह रहे हैं, वो उचित नहीं है। इसलिए जो भी कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को करना चाहिए। पारदर्शिता तो ये बनती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब विपक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप इन्होंने विधानसभा के अंदर लगाए थे, जो आरोप अभी तक भी विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा है, रिकॉर्ड है। और हमने
उस अधिकारी को महत्वपूर्ण दायित्व पर थे, उस दायित्व से भी अलग किया। लेकिन क्या वजह है, आज वो बता सकते हैं कि वही अधिकारी आज पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल से, लगभग 3.5 वर्ष का कार्यकाल होने लगा, जब से वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेकर के मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर के नाते अपनी भूमिका निभा रहे। उस पर क्या कहना है मुख्यमंत्री, कोई जवाब है? आपके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को आपने एक जगह से दूसरी जगह हटाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें दबी पड़ी हैं, खुल जाएंगी। इन बातों को लेकर के बहुत बड़ी आशंकाएं पूरे प्रदेश में अटकलों के माध्यम से लगाई जा रही हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्थिति आज की तारीख में बनी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो स्थिति कभी भी नहीं, आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के सामने नहीं बनी होगी। और अगर मुख्यमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड लग रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि अधिकारियों के पास कुछ बात ऐसी होगी जिसके कारण मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं बन पा रहे।